आपको पता है यूपी पीसीएस मेंस में जीएस पेपर 5 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक है भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म्स। ये इतना जरूरी टॉपिक है कि आप पाएंगे हर साल इससे एक प्रश्न जरूर आता है। अब यूपी पीसीएस मेंस में कुल 20 प्रश्न आते हैं, जिनमें 10 प्रश्न 8 नंबर के रहते हैं और 10 प्रश्न 12 नंबर के रहते हैं। जो 8 नंबर के हैं वो 125 वर्ड में लिखने होंगे और जो 12 नंबर के हैं वो 200 वर्ड में लिखने होंगे। जो 125 वर्ड में लिखने हैं उसमें 13 लाइन लिखने हैं और जो 200 वर्ड में लिखने हैं उसमें 20 लाइन लिखने हैं। कितना आसान सा है देखिए। अब 21 टॉपिक हैं, 21 टॉपिक्स आर देयर इन जीएस पेपर 5। आप अगर उन 21 टॉपिक पे दो दो पेज का एकदम खूब बढ़िया अपने से रिटन नोट्स बना लें और ना बना पाए तो मत बनाए। मेरे पास ये फ्री की पीडीएफ है जो अगर आप यूपी पीसीएस मेंस की टेस्ट सीरीज लेते हैं तो आपको मैं फ्री में दे देता हूँ। ये वीडियो क्लासेस मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ। सारी मेंस को कंप्लीट करने में मात्र आपका 2500 रुपए का खर्चा आता है। ये किसी भी भारत की कोचिंग से कहीं सस्ता, लेकिन टेक्नोलॉजी में सबसे एडवांस है टॉपर्स कोड, क्योंकि एआई से आपकी इंस्टेंट इवैल्यूएशन कराता है। 4 सेकंड या 5 सेकंड लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की तो वन स्टेप सोल्यूशन देता है ये टॉपर्स कोड। तो चलिए आज का टॉपिक है टॉपिक नंबर 11। कुल 21 टॉपिक है जिनमें टॉपिक नंबर 11 है क्या, भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म्स इन उत्तर प्रदेश। देखिए, भारत में स्वतंत्रता के पहले कुछ घटना घटी 1793 के आसपास। 1793 में स्थायी बंदोबस्त आया, ठीक। और जब स्थायी बंदोबस्त आया, जानते हैं ये मैं कब की बात बता रहा हूं, 1793 में जब अंग्रेजों का भारत पर क्या हो गया था, हुकूमत हो चुकी थी। तो अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था करी। यानी स्थायी बंदोबस्त कहता है कि 10/11 भाग जमींदार ले लेंगे और 1/11 भाग पे किसान का होगा। यानी किसानों को उनके भूमि से वंचित कर दिया गया। यहां से शोषण शुरू हुआ किसानों का। ध्यान से सुनिए, जो फार्मर्स थे उनका असली शोषण यहां से शुरू हुआ। कब? जो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था थी उसके बाद से किसानों का पूरी तरह से शोषण हुआ। उनसे उनकी जमीनें छीन करके जमींदार के हाथ में, बिचौलियों के हाथ में दे दी गई। धीरे धीरे ये शोषण बढ़ता रहा। स्वतंत्रता के बाद कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स थे जैसे गोविंद बल्लभ पंत साहब। इन सब लोगों ने बहुत मेहनत करी और लोगों से, जो जमींदार लूट के बैठे थे, उनसे उनकी जमीन छुड़ा करके किसानों को वापस दी गई। तो ये सुधार को कहते हैं क्या, लैंड रिफॉर्म। तो हम लोग आज उसी के बारे में पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार और उसका क्या प्रभाव हुआ। देखिए, भूमि सुधार क्यों जरूरी है। अच्छा ये बताइए, किसान अगर अपने ही खेत में किराएदार बन जाएंगे तब तो उनके जीवन, वो तो हमेशा गरीब रह जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए सबसे जरूरी बात, सामाजिक न्याय को बनाने के लिए आपको यूपी पीसीएस मेंस में लिखना जरूरी है। व्हाई लैंड रिफॉर्म्स आर इंपॉर्टेंट, मेजर्स टू रिकॉग्नाइज ऑनरशिप, लोगों को मालिकाना हक दिलाने के लिए। दूसरा, कंट्रोल ऑफ लैंड फॉर सोशल जस्टिस, हर आदमी को बराबर की जमीन मिल जाए या सोशल, सामाजिक तौर पे सब लोग समान रहें, उसके लिए। प्रोडक्टिविटी के लिए और इक्विटी के लिए जो लैंड रिफॉर्म्स हैं वो लाए गए, ठीक। उत्तर प्रदेश में लैंड रिफॉर्म जो है वो बहुत पहले ही शुरू हो गया था। स्वतंत्रता के, आजादी के तुरंत बाद शुरू हो गया था और बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत व्यापक लेवल पर शुरू किया गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आपको लिखना भी क्या है प्रश्न, यही सेम टॉपिक आपको उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार और उसके प्रभावों पर विश्लेषणात्मक या विशेष चर्चा करिए। ये आ जाएगा 12 नंबर का या 8 नंबर का। तो आपको इतना पूरा लिखना होगा, इसमें से शॉर्ट आउट करके लिखिएगा। तो उद्देश्य क्या था, जमींदारों को खत्म करना। मैंने बताया ना, जो स्थायी बंदोबस्त थी 1793 में अंग्रेजों ने क्या किया था, जमींदारी प्रथा को लागू कर दिया था। यानी 10/1 जमीन है तो उसका 10/11 हिस्सा जमींदार के पास गया, 1/10 हिस्सा किसान अपना रहे। मतलब पता खत्म हो गया, किसानों की पूरी पावर ही खत्म कर दी गई थी। तो भूमि सुधार का पहला मतलब था क्या, बिचौलियों यानी जमींदारों को खत्म कर देना। दूसरा, कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित करना, किराए को, जो किराया लेते हैं उसको फिक्स करना, वो ऐसे मनमानी ना रहे। फिर अतिरिक्त भूमि, जो फर्जी भूमि पड़ी है, जो एक्स्ट्रा एक्सेस में भूमि पड़ी है, उसका पुनर्वितरण करना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना और कृषि दक्षता में सुधार करना। ये मेन उद्देश्य थे किसके, भूमि सुधार के, उत्तर प्रदेश में और भारत में भी। अब जरा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे तो मैंने आपको भी बताया, स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त या फिर कहा जाए तो क्या किया, इसी का नाम है, ब्रिटिश ने क्या किया, जमींदारी या परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया। उसकी वजह से जो जमीन की मेन मालिकाना हक था वो चली गई जमींदारों के पास
और किनसे छिन गई? किसानों से छिन गई। अब उसके बाद स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 से 1952 के बीच में कुछ बहुत अच्छे लोग जैसे गोविंद बल्लभ पंत साहब, आचार्य नरेंद्र देव जी, इन लोगों ने बहुत मेहनत करा और साहसिक कदम उठाया, जिसकी वजह से क्या हुआ? ये सुधार करे गए। अब इसमें क्या है? उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन, ये विनाश गलत लिखा है, यूपी जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 सबसे जरूरी है। ठीक है, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कानून था जिसने उन जमींदारों यानी बिचौलियों के हक अधिकारों को समाप्त कर दिया और किसानों के बीच में भूमि का दोबारा रिडिस्ट्रीब्यूशन किया। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन है, ये विनाश नहीं, गलत हो गया, उन्मूलन है, लैंड रिफॉर्म भूमि सुधार अधिनियम 1950। ठीक, तो अजरा आ जाइए, उत्तर प्रदेश में क्या क्या उपाय हुए? सबसे जरूरी यही है, आपको एग्जाम में इतना भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन और लैंड रिफॉर्म के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या थे। तो पहले फैक्ट क्या था? जमींदारी प्रथा को हटा दिया गया। दूसरा क्या था? किराएदारी में सुधार किया गया। तीसरा जो था कि भूमि की जो जोत है उसकी सीमा डिसाइड करी गई और जोतों का एकीकरण किया गया और संस्थागत सुधार किए गए। 5, अब वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, यानी ये जो एक्ट है यूपी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 में बना और लागू हुआ 1952 में। एकदम रट डालिए दिमाग में, पीसीएस में तो कई बार प्रीलिम्स में पूछता है, मेंस में तो खैर आई गई। तो जमींदारी का जो उन्मूलन था वो 1950 में बना यह अधिनियम और 52 में लागू कर दिया गया। जमींदारों, तालुकदारों और बिचौलियों के अधिकारों को खत्म कर दिया गया। मालिकाना हक ओरिजिनल जो किसान वहां काम कर रहे थे, रैयतवाड़ी में, रैयत का मतलब किसान, उनको दे दिया गया। जमींदारों को, अच्छा जमींदार से जमीन जब आप उनसे लेकर के किसानों को देंगे तो जमींदारों को क्या देना पड़ेगा? मुआवजा। तो मुआवजा दिया गया। ठीक, ये इसलिए किया गया ताकि एग्रीकल्चर में इक्वलिटी बनी रहे, हर आदमी के पास जमीन रहे। दूसरा, किराएदारी में सुधार। किराएदारी में सुधार का मतलब 3 तरीके से कल्टीवेटर्स को, याद रखिए, जो किसानों की श्रेणियां थी ना वो 3 टाइप की हो गई। सबसे पहला भूमिदार और भूमिधर और सिरधर और आसामी, तीनों इंपॉर्टेंट, याद रखिए, भूमिदार, सरदार और आसामी। जो पूर्ण स्वामित्व वाला है वो भूमिधर हो गए। ठीक है, वो हस्तांतरित है। भूमिधर का मतलब मेरे पास अब मेरी जमीन है, मेरे बाद मेरे बेटे को जाएगी, मेरे बेटे के बाद मेरे उसके बेटे को जाएगी, यानी ये वंशानुगत थी, तो पहली जमीन वो। दूसरा, सरदार, ये क्या था? सीमित अधिकार दिए गए थोड़े से और इसमें स्थायी किराएदार। ठीक है, बाद में जैसे स्थायी किराएदार का मतलब आपका एक परमानेंट सेट हो गया और कुछ समय बाद उसको आपको भूमिधर बना दिया जाएगा। और तीसरा, गैर अधिभोगी किराएदार पट्टे के साथ, यानी ये मालिक नहीं हो सकता, ये टेम्पररी लीज पे दिया गया। याद रखिए, तो 3 कैटेगरी हो गई। भूमिधर मतलब आपकी जमीन हो गई है, वो आपका फ्री होल्ड हो गया, आप अपने बेटे को ट्रांसफर करिए, बेटे का बेटे को जाएगा, ऐसे वंशानुगत चलेगा। दूसरा क्या था? सिरदार का मतलब ये अभी जो था परमानेंट टेनेंट, मतलब अब आप स्थायी किराएदार हो गए, आप फिक्स रेंट दीजिए, एक समय के बाद वो जमीन आपकी हो जाएगी। और तीसरा, आसामी का मतलब आप वहां पे स्थायी नहीं है, आप पट्टे पे हैं, लीज पे जमीन है और जमीन आपकी ले ली जा सकती है। ठीक है, अब इसके अलावा याद रखिए यूपी किराएदारी अधिनियम 1939 बहुत जरूरी है। यूपी टेनेंसी एक्ट 1939 और यूपी लैंड रिफॉर्म एक्ट ये के तहत विनियम बेदखली किराएदारी अधिकार को दिया गया। ठीक है, अगला, भूमि जोत की सीमा यानी सेलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग। ये क्या हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, यूपी भूमि जोत पर सीमा लगाने वाला अधिनियम 1960 बहुत जरूरी है। और इसका संशोधन मतलब भीम जोत की ये जो लैंड सेलिंग है, सेलिंग ऑन लैंड होल्डिंग है, ये एक्ट 1960 का है। 2 बार इसको अमेंड किया गया, 1972 और 74 में। तो इससे क्या हुआ? भूमि के केंद्रीकरण को रोकने के लिए जोत की सीमाएं तय की गई। मेरे पास 100 बीघा जमीन हो जाए, मेरे बगल वाले के पास 2 बीघा रहे, तो ये तो गड़बड़ है ना, सेंट्रलाइजेशन मेरे पास आ गया ना। तो इसको रोकने के लिए ये सब किया गया। भूमि के टाइप भी डिसाइड किए गए, 3 टाइप की भूमि बनी। सबसे पहला, सिंचित दोहरी फसल वाली भूमि, जिनमें 2 से ज्यादा, आप इरिगेटेड डबल क्रॉप का मतलब इधर गेहूं लगाइए, उधर वाले में चावल लगाइए, दोहरी क्रॉप वाली भूमि। फिर कुछ ऐसी जमीन आइडेंटिफाई करी गई जिनमें सिर्फ एक फसल आप उगा सकते हैं। और तीसरा, जो एकदम ही अनइरिगेटेड, जिसमें कुछ नहीं हो सकता। और चौथी और जमीन थी 10 लाख हेक्टेयर, ऐसी भी डिक्लेयर किया गया जो सरप्लस जबरदस्ती की थी। ठीक है, इनको सही तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूट किया गया। उसके बाद कंसोलिडेशन होल्डिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, जोतों का एकीकरण हो गया। उसके बाद सहकारी और संस्थागत सुधार,
ध्यान से रखिए, यह है जोतों का एकीकरण यानी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। इसमें क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन। अब देखिए जैसे मेरे पास, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं जिस गांव में रहता हूं मेरे पास 6 जमीन है। एक जमीन मेरे घर के जस्ट बगल में है, एक जमीन बगल वाले गांव में है। यानी अगर कोई किसान के पास बिखरी जमीनें हैं, एकीकरण इसको बहुत जरूरी है। देखिए मेरे पास 6 जमीनें हैं, तो उन 6 जमीनें एक जगह पे रहेंगी तो मैं ज्यादा अच्छे से उनका देखभाल कर पाऊंगा। 6 जमीनें बिखरी रहेंगी तो मैं उनका देखभाल नहीं कर पाऊंगा। यानी सबसे इंपॉर्टेंट जोतों का एकीकरण, छोटे छोटे खेतों के बिखराव को खत्म करने के लिए एक चीज शुरू किया गया, यूपी जोतों का एकीकरण अधिनियम 1953, बहुत जरूरी है। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953, बिखरे हुए खेतों को मिलाकर के एक जगह पे कर दिया गया। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे आपकी प्रोडक्टिव, भाई आप एक बार में पूरा खेत देख डाल रहे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सीमा विवाद कम होगा, और आप एक संसाधन से पूरे के पूरे 6 जगह पर, पानी अब 6 अलग अलग ढूंढ रहे हैं, नहीं, एक ही जगह पर अगर खेत होंगे तो आसानी से कर पाएंगे। अब इसका प्रभाव हुआ क्या, जब ये इन्मूलन सारे कानून लगे कि सारे खेतों को, बिखरे खेतों को एक कर दिया गया, किराएदारी सेट कर दी गई, खेती के टाइप सेट कर दिए गए, ये सारी चीजें जो मैंने बताई, तो उसका फायदा क्या हुआ, इसका प्रभाव ये हुआ कि जमींदारी प्रथा खत्म हो गई, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूती मिली, और सबसे जरूरी भूलेखों का क्या हुआ, आधुनिकीकरण हुआ। अब मैं आपको भी बताऊंगा आधुनिकीकरण कैसे हुआ। फिर विरासत सुधारों से, भाई अब चकबंदी का मतलब हर चीज के छोटे छोटे चक बना दिए गए, उससे क्या हुआ, मृदा प्रबंधन में जो सॉइल मैनेजमेंट है उसमें काफी मदद मिला। अब इधर देख लीजिए हाल में क्या हुआ, सबसे भूमि के अभिलेखों का, जितना भूमि का डेटा है ना, ऑल भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं, उनको भूलेख पोर्टल पर, भूनक्शा पोर्टल पर, ई धरती पर ट्रांसपेरेंसी के लिए अपडेट किया गया। तो याद रखिए पारदर्शिता के लिए भूलेख, भूनक्शा और ई धरती 3 पोर्टल बनाए गए हैं। किस लिए हैं ये, डिजिटलीकरण के लिए। दूसरा लैंड बैंक नीति, यानी फॉर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए लैंड बैंक पॉलिसी बनाई गई। दूसरा अगला है पीएम किसान सम्मान निधि, डायरेक्ट बेनिफिट दिया गया जो लैंड के ओनर थे पैसों की कमी के लिए, ताकि वो भी थोड़ा सा पैसा कमा सके। नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ये क्या है, इरिगेशन ऑफ टेक्सचुअल एंड स्पेटियल डेटा, यानी जो स्थानिक डेटा है, पढ़ने लायक डेटा है, उनको एक करने के लिए। उसके बाद लैंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल बनाया गया, यूपी रेवेन्यू कोड 2006 में सिंप्लीफाइड, ठीक है, याद रखिए, भूमि विवाद समाधान पोर्टल। उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट को लैंड ओनरशिप में बढ़ावा दिया गया, याद रखिए, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, आशा है आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगेगी होगी। तो कुल मिलाकर के एक प्रश्न अब आपको लिखना है। अब आपको क्या करना है, आप यहां से जाएंगे, ध्यान से देखिए, यहां से आप जाएंगे सीधे सीधे यूपी पीसीएस मेंस की टेस्ट सीरीज पे। कितनी इंपॉर्टेंट है, देखिए किसी भी भारत की आज बड़ी कोचिंग में 1 लाख रुपया फीस देते हैं, लेकिन आप अपने आंसर को 45 दिन में चेक करवाते हैं, वो यहाँ 45 सेकंड में चेक होगा। कैसे, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये टॉपर्स कोड की मेंस की टेस्ट सीरीज है। जब आप टॉपर्स कोड को देखते हैं ना, तो ये देखिए, ये टेस्ट सीरीज मेंस की है। इसमें सारी पीडीएफ जो पढ़ा रहा हूं वो फ्री में है, सारी वीडियो फ्री में है, और ये टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज ही सबसे इंपॉर्टेंट है, एआई पावर्ड टेस्ट सीरीज है। ये देखिए, आंसर इवेल्युएटर पे जाइए। आंसर इवेल्युएटर पे जाने के बाद बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए टेस्ट सीरीज है, आंसर इवेल्युएटर है, डेली यूपी पीसीएस है, पीवाईक्यूज है, करंट अफेयर्स है, जनरल हिंदी इवेल्युएटर है। यहाँ पर जाइए, पेपर नंबर 5 सेट करिए, प्रश्न वही लिखिए, उत्तर प्रदेश भूमि सुधारों के संबंध में चर्चा करना है आपको, ठीक, वही जो मैंने आपको टॉपिक शुरू में बताया। और उसके बाद अपना उत्तर लिखिए 200 वर्ड में, 200 वर्ड का मतलब 20 लाइन में, और यहाँ से अपलोड करिए और अपने मार्क्स इंस्टेंटली चेक कर लीजिए, और आपको पता चल जाएगा कि जो पढ़ा वो कैसा पढ़ा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।